हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स डन। आज से हम लोग इतिहास की बुक कंप्लीट करने वाले हैं। इतिहास की बुक पढ़ने वाले हैं जो कि है क्लास 9th की बुक, और इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये चैप्टर होगी वो डिवाइड होगी कई पार्ट में, ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आ सके और जो हमारा वीडियो है वो ज़्यादा लेंदी भी ना हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति है वो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की ऐसी क्रांति है जिसके बारे में जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इतिहास में इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल ये जान लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से शुरू हुई और इसकी क्या वजह थे। तो फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16, और लुई 16 जो था वो एक निरंकुश राजा था, और उसकी निरंकुशता की वजह से जो वहाँ के नागरिक थे उससे घृणा करते थे, उससे नफ़रत करते थे, उसे अच्छा नहीं मानते थे। और इसी वजह से सन 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को पेरिस में, यानी फ्रांस की एक नगर थी जिसका नाम था पेरिस, उसमें आतंक का माहौल था। वजह ये थी कि लोगों को लग रहा था कि जो सम्राट है उसने सेना को शहर में प्रवेश करने का आदेश सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वो नागरिकों पर गोलियां चला सके। तो इसकी वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा भय फैल गया था, अफवाह फैल गई थी ये। इस वजह से 7,000 जो मर्द और औरत थे वो टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए और उन्होंने जनसेना बना लिया, जनसेना का गठन किया, और उसमें उन्होंने हथियारों की खोज में कई सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती वो घुस गए। लास्ट में वे लोग जो थे वो पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े, जहां पर बास्तिल किला था जो कि एक जेल था। उन्होंने उसे भी तोड़ दिया, नागरिकों ने उसे भी तोड़ दिया, और वहां पर उन्हें लगता था कि बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में गोला बारूद मिल सकता है। और इस लड़ाई में, सेना और नागरिकों की लड़ाई में, जो बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया था। वहाँ पर जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया गया, और बास्तिल के किले से चूँकि लोग बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते थे, क्योंकि वो एक ऐसा प्रतीक के रूप में जाना जाता था कि सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था वो। तो इस वजह से लोगों ने उस किले को ढा दिया, और उसके जो अवशेष थे उन्होंने अवशेषों को बाज़ार में बेच दिया, और उसे कई लोगों ने जो उसे स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहते थे ऐसे लोगों ने उन अवशेषों को खरीद लिया। ये जो घटना थी वो उस दिन तक ही नहीं रुकी, बल्कि ये कई दिनों तक चलती रही, और नागरिक और सेना और नागरिकों के बीच में कई संघर्ष होती रही। जो इतिहासकार थे वो इसे किससे जोड़कर देखते हैं, लुई 16 को फांसी दिए जाने तक को जोड़कर देखते हैं। यानी कि जो अफवाह फैली थी उसकी वजह से जो लोग सरकार के खिलाफ हो गए थे, उस कड़ी को, लुई 16 को फांसी दिए जाने तक को उन्होंने जोड़कर देखा, किन्होंने, इतिहासकारों ने। तो चलिए एक एक करके आप पॉइंट बनाते जाइएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पॉइंट है तो वो बिल्कुल बनाना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये था एक फ्लैशबैक, और इसमें ये कहा गया है कि किस तरह से लोगों ने बास्तिल के किले की जेल को तोड़ दिया और उसे ढाकर उसके अवशेषों को बेच दिया, और किस तरह से लोग जो थे वो उस वक्त के अधिकांश नागरिक जो थे वो पावरोटी की कीमतों में जो वृद्धि हो गई थी उसका भी विरोध कर रहे थे। तो ये जो राजा था वो लुई 16 वो निरंकुश था, और उसे बहुत सारे वहाँ के जो नागरिक थे वो इसे निरंकुश समझते थे, और उससे बहुत ही ज़्यादा खफा थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे उसके लुई 16 की वजह से। अब लुई 16 कौन था? तो लुई 16 जो था वो बुर्बो राजवंश का था, जो कि 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था, और उसकी उम्र सिर्फ उस वक्त 20 साल की थी, और उस उम्र में ही उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से उसकी शादी कर दी गई। और जैसे ही उसने शासन की बागडोर संभाली तो उसके सामने ये था कि उसका जो राजकोष था वो बिल्कुल
खाली हो गया था। अब ये राजकोष जो था वो क्यों खाली हो गया था, इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगभग 5 पॉइंट लिखना ज़रूरी है और ये पाँचों पॉइंट इसी बुक में है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसे डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट थे वो कौन कौन से थे। तो उस वक्त जो फ्रांस की जो व्यवस्था थी, जो कैटेगरी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटी हुई थी, वो सामंती व्यवस्था का अंग था ये। और प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, चर्च के जो पादरी होते हैं वो आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे जैसे कि सम्राट है। और तृतीय स्टेट में ऐसे लोग आते थे जो कि टैक्स देने का काम करते थे, जो कि फर्स्ट स्टेट ना पादरी होते थे ना ही वो कुलीन वर्ग के होते थे। वो कौन होते थे? वो बड़े व्यवसायी होते थे, वकील होते थे, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और इसके अलावा और भी जो सरकारी जो कर्मचारी होते थे वे लोग आते थे। और इसके बाद इसके नीचे किसान और कारीगर होते थे और इसके नीचे छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर और नौकर हुआ करते थे जो ये करते थे। ये जो तृतीय स्टेट है, तृतीय स्टेट भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। सबसे पहला जो कैटेगरी था उसमें अमीर लोग थे तृतीय स्टेट के, और उसके नीचे किसान और कारीगर, उसके नीचे छोटे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन बहुत ही कम होती थी या ना के बराबर होती थी, और भूमिहीन मजदूर जिनके पास भूमि होती ही नहीं थी, और नौकर होते थे। तो जो ये थर्ड स्टेट थे ये टैक्स देने का काम करते थे सरकार को। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बारे में हमने जाना। प्रथम स्टेट की कैटेगरी में कौन थे, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे और तृतीय स्टेट में कौन आते थे। अब बारी आती है कि जो ये राजकोष खाली हो गया था, जो हमें अगर एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा कि राजकोष किस तरह से खाली हो गया था, क्या वजह था उसका राजकोष खाली होने का। तो राजकोष खाली होने का पहला जो रीज़न था वो था दीर्घकालिक युद्ध। यानी कि पहला रीज़न हो गया युद्ध। जो पहला रीज़न था युद्ध। जो फ्रांस था वो कई युद्ध लड़ा था उसने या फिर लड़ रहा था। जितने भी युद्ध थे वो दीर्घकालिक थे, लंबे समय तक चल रहे थे, जिसकी वजह से जो पैसे थे वो खर्च हो गए थे और राजकोष खाली हो गया था। दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो दूसरा रीज़न ये था कि जो उस वक्त जो वर्साइल का जो एक जगह थी, तो वहाँ पर जो पैलेस था, जो महल था, उसकी शान शौकत को बनाए रखने के लिए भी फिजूल खर्ची हो रहे थे, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया था। तीसरा रीज़न अगर हम देखें तो तीसरा रीज़न ये था कि जो फ्रांस था उसका जो दुश्मन था वो ब्रिटेन था, और अमेरिका का जो 13 जो उपनिवेश थे, 13 कॉलोनी जो थी वो ब्रिटेन के कब्ज़े में थी। इस वजह से ब्रिटेन से उसे आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए वॉर के ज़रिए उसने 13 उपनिवेश को स्वतंत्र कराया। इसमें जो युद्ध हुए थे उसकी वजह से भी जो पैसे थे वो खर्च हो गए थे और राजकोष खाली हो गया था। चौथा रीज़न जो था कि जो कर्जदाता थे सरकार से 10% ब्याज मांग रहे थे, और जो कर्जदाता को जो पैसे दिए जा रहे थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ने की वजह से राजकोष खाली हो गया था। राजकोष से उन्हें देना पड़ रहा था, अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों को, कर्जदाताओं को देना पड़ रहा था, क्योंकि 10% ब्याज की दर से उन्हें देना था। तो ये थे कुछ 4 रीज़न हो गए, 4 कारण हो गए कि जो राजकोष था वो क्यों खाली हुआ था। अब हम 5वें रीज़न को अगर देखें तो 5वां रीज़न ये था कि जो भी फ्रांसीसी सरकार को राज दरबार, सरकारी कार्यालय या फिर विश्वविद्यालय के जो खर्च थे उनको भी, उनके मेंटेनेंस के लिए भी खर्च की ज़रूरत थी, जो कि वो राजकोष से दे रहे थे, और इस वजह से राजकोष खाली हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना कि क्या क्या वजह थी
राजकोष खाली होने का, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला रीज़न क्या था? युद्ध था जो दीर्घकालिक तक चलता रहा था। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये था कि जो वर्साई का जो महल था उसके रख रखाव के लिए, उसकी शान और शौकत के लिए उसमें जो खर्च हो रही थी। तीसरा रीज़न क्या था कि 10% का ब्याज कर्जदाताओं को दिया जा रहा था। और चौथा रीज़न क्या था? चौथा रीज़न था कि ब्रिटेन से जो युद्ध हुआ था उसमें भी खर्च हुआ था बहुत सारा। और पांचवा रीज़न क्या था कि जो मेंटेनेंस का काम था, जैसे विश्वविद्यालय वगैरह को चलाने के लिए, तो उनके खर्च के लिए भी राजकोष से दिया जा रहा था। तो ये 5 रीज़न जो थे, ये एक ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो राजकोष था इनकी वजह से खाली हो गया था। अब जब राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था तो इसकी भरपाई के लिए फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया कि फ्रांसीसी सरकार ने सोचा कि चलो इसमें टैक्स लिया जाए। और टैक्स किससे लिया जाए? टैक्स लिया जाए थर्ड स्टेट के लोगों से, यानी कि जनसाधारण लोगों से। अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जो थे, प्रथम स्टेट में पादरी हुआ करते थे और द्वितीय स्टेट में तो जो कुलीन वर्ग राजा ही हुआ करते थे, और उनको एक विशेष अधिकार था। विशेष अधिकार ये था कि वे लोग टैक्स नहीं देते। ओके, ये तो एक रीज़न था कि सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देने पर मजबूर थे। इसके अलावा जो फ्रांस की जो कुल आबादी में 90% लोग जो थे किसान थे, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम थी जो ज़मीनों के मालिक थे। और इसके अलावा 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का एकाधिकार था। थर्ड स्टेट जो था, तृतीय स्टेट की जो 2 कैटेगरी और थी, तो उन लोगों पर ज़्यादा बोझ आ गया था। तो हालांकि जो ये सरकार ने सोचा था कि कर में वृद्धि किया जाए, तो ये जो सोच थी वो कारगर सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि इसमें तो क्रांति ही शुरू हो गई। और ये जो टैक्स था, ये फर्स्ट स्टेट, प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, पादरी और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उन लोगों को टैक्स देना ही नहीं था। और इसके अलावा जो उन लोगों को एक विशेष अधिकार ये भी प्राप्त था कि वे किसानों से सामंती कर वसूल कर सकते थे। इसके अलावा जो किसान थे उनको अपने मालिकों यानी उनके स्वामी के घरों और खेतों में काम करना पड़ता था। मजबूर थे वो काम करने में, सैन्य सेवाएं देना पड़ता था और सड़क निर्माण के कार्यों में मदद करना, और ऐसे ही बहुत सारे कामों को करना था किसानों को। और चर्च जो थे, चर्च भी किसानों से एक करों का एक बड़ा हिस्सा वसूल करता था, और ये इसको टाइद कहा जाता था। और ये धार्मिक कर होता था, यानी कि धर्म के ऊपर एक टैक्स दिया जाना था, धार्मिक कर था ये। और वो जो कर लेते थे उसे टाइद कहते थे। इस तरह से ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोग सरकार को तो कर देते ही थे, ये जितने भी सारे टैक्स थे, जितने भी सारे कर थे, इन्हें टाइल कहा जाता था। इस टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल था, जिसमें अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर लगता था। इस तरह राज्य के वित्तीय खर्चों का सारा बोझ किस पर था? टैक्स के माध्यम से जनता उठाती थी। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो हमने अभी तक जाना कि जो उस वक्त का जो सम्राट था लुई 16 जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 20 साल थी, और उसको पूरे जो कंट्री थी उसका बागडोर संभालने को दे दिया गया था, और राजकोष भी बिल्कुल खाली हो गई थी। तो सम्राट जो था वो किस तरह से निरंकुश था, उसने अपनी प्रजा के लिए क्या नहीं किया, क्या इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और फिलहाल हमने अभी जितना जाना उसको एक समरी के रूप में हम लोग अभी जान लेते हैं। अगर
आप इसे नोट डाउन कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नोट डाउन करने से ये माइंड में सेट रहेंगी और बाद में आपको बार बार वीडियो नहीं भी देखना पड़ेगा, सिर्फ आप नोट को देख लोगे तो आपको याद आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसकी समरी जान लेते हैं। तो ये जो नागरिक और सेना के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी की हुई थी। एक एक सेंटेंस आपको लिखना है ताकि ये आसानी से एक स्टोरी के रूप में आ जाए। इसमें कितने लोग थे? 7,000 मर्द और औरत थे और ये लोग सरकारी भवनों में ज़बरदस्ती घुस गए थे हथियारों की खोज में, और लास्ट में ये बास्तिल किला जो एक जेल था उसमें वे लोग घुस गए, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि गोला बारूद यहाँ मिलने की संभावना है। इस तरह से उन लोगों की लड़ाई के बीच में, सेना और नागरिक की लड़ाई के बीच में कमांडर, बास्तिल का कमांडर मारा गया और जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा लिया गया। बास्तिल का किला ढा दिया गया और उसके अवशेषों को बाजार में बेच दिया गया। अब जो लुई 16 था, लुई 16 के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें क्या लिखना है कि लुई 16 बुर्बो राजवंश का था। वो 1774 में फ्रांस का शासक बना था और वो सिर्फ 20 साल का था और उसकी शादी जो हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। शासन की बागडोर संभालने से उसका जो राजकोष था पूरी तरह से खाली पाया गया। और ये अब तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है कि राजकोष क्यों खाली हो चुका था। तो इसमें हमें 5 पॉइंट लिखना है। 5 पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट जो होगा वो क्या होगा कि दीर्घकालिक युद्ध के कारण, जितने भी फ्रांस ने जितने भी युद्ध किए थे वो दीर्घकालिक थे, लंबे समय तक थे, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया था। द्वितीय जो रीज़न होगा, जो वजह होगी, जो कारण होगा वो होगा कि वर्साइल का जो महल था उसके रखरखाव के लिए भी खर्च की ज़रूरत थी, उसमें भी राजकोष से सारा पैसा खर्च हो रहा था। थर्ड था कि ब्रिटेन से जो लड़ाई हुई थी फ्रांस की, उसके युद्ध में भी जो खर्च हुआ था उसकी वजह से वो भी एक कारण था। और फोर्थ था कि कर्जदाता, जो सरकार को जिसने कर दिया था उसको 10% वे लोग मांगने लगे थे, उनको ब्याज देना पड़ता था सरकार को, कर्जदाताओं को। ये भी एक कारण था राजकोष खाली होने का। और 5वां रीज़न था कि जो भी राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय है उनको चलाने का काम, चलाने के लिए जो खर्च होते थे वो भी एक रीज़न था कि इस राजकोष खाली होने का। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है और इस पाँचों पॉइंट को बनाकर अपने लिखना है आंसर में। अब बारी आती है, एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो प्रथम जो स्टेट थे उसमें पादरी होते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसाय, वकील, व्यापारी, अदालती कर्मचारी आदि, और उसके नीचे किसान और कारीगर, और उसके नीचे छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, इन सभी को टैक्स देना पड़ता था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को। ये जो स्टेट है वो सामंती व्यवस्था का ही एक अंग था और जो चर्च थर्ड स्टेट से लेती थी जो टैक्स, उसे टाइद कहा जाता था। ये एक धार्मिक कर होता था और इन करों में टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर लगता था। तो ये थे इसकी समरी जो अभी तक हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट जो आगे की जो पढ़ाई होगी जो है जीने का संघर्ष, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ और कोशिश करेंगे कि इसे शॉर्ट तरीके से ही इसे सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।